हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं सामने हूं आज आपके। और रेडॉक्स और बायोमोलिक्यूल की मैं इसमें आपसे बात करने वाला हूं। उन सभी पॉइंट को पूरा कंप्लीट तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय पर वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पिछले एग्जामों में आपसे पूछी जा रही हैं इन टॉपिकों से रिलेटेड। उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। मैक्सिमम चीज़ें आपकी इसमें कवर होंगी, तो ये टॉपिक आपको जरूर से अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। साथ ही साथ और ज्यादा जो ज्यादा इन लोगों को उनको भी शेयर करिएगा जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर नहीं पढ़े हैं। रेडॉक्स आपके या तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन लगातार इसके आ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बायोमोलिक्यूल से हर साल एक क्वेश्चन आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बायो में आप बायोमोलिक्यूल की पढ़ लेते हैं, तो मैं कहूंगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बायो में ही पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी बुला सकते हैं। इसी नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है। मेरा नहीं, ये आपका, हमारा सबका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नीट आईआईटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको इस पर मिलती रहेंगी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे रेडॉक्स की, ठीक है ना। साथ ही इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा जो नीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको फास्ट रिवीजन की जरूरत है। बिना समय गवाए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात यहां पर होती है। तो कौन सी रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है? वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन होता है। वो एक ही, अगर आपकी कोई रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाती है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन अगर हो रहा हो, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें अगर हो रही हो, तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, रिडक्शन क्या क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है। आई होप आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको अभी तक तो पता ही होंगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, हाइड्रोजन के निकलने से आपका ऑक्सीडेशन होता है, वो आपका कहलाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ये भी आपका कहलाता है अगर हम कहीं से हाइड्रोजन को निकाल दें। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हो रहा है तब भी उसका क्या है, वो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर आप कर रहे हो तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है ना। एडिशन करा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव का, निकाल दो कहीं से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। ये मैंने ऑक्सीडेशन आपको बता दिया। इसका जस्ट उल्टा अगर आप कर देंगे तो आपका रिडक्शन यहां पर हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये चीज आप कर लेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें हैं अभी इस समय पर आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा अब नहीं करूंगा। कुछ चीजें मैं और आपको बता दूं यहाँ पर, जो आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, उसका। और अगर आपका वो एक इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ले लेता है तो उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। यहां पर आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब खुद उन्होंने, अगर किसी ने आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, उसने क्या कर दिया, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दिया और खुद का रिडक्शन करवा लिया। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है ना। बात आती है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। लगभग दोनों चीजें सेम ही है आपकी। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये एक प्रकार का इमेजिनरी या आप कह सकते हैं रियल और इमेजिनरी दोनों, हाइपोथेटिकल है। ये आपका चार्ज होता है। चार्ज जो होगा वो कहां पर होगा, एक एटम पर। किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम पर जो भी आपका चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब ये चार्ज क्यों आता है, तो ये आता है आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मैं कई बार बता चुका हूं कि मान लीजिए मेरे पास HCl है, तो यहां पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपनी तरफ को खींचेगा, ठीक है ना। जब ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम, यहां हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1 चार्ज प्रेजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, बोलो, +1। यहां क्लोरीन के ऊपर कितना प्रेजेंट है, -1 का चार्ज, तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एक एटम के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं इसको निकालने के, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि आपका फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है
सॉरी, जैसे कि आपका ये मैंने ले लिया सोडियम, सल्फर, ये सब क्या है, मरकरी, एजी, ये सब क्या है, फ्री स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर कोई अपनी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, इस नेचर में कैसे पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर भी इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ, एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन है जैसे कि आपका, ऑक्सीजन है ये भी जीरो होगा, क्लोरीन भी जीरो होगा, और ओजोन भी जीरो होगा। अगर S8 है, ये सब नेचुरल फॉर्म में अपनी, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके जीरो। एक बस NO होता है, NO में जीरो नहीं होता, NO पाई जाती है नेचुरल फॉर्म में इसी तरीके से, लेकिन आपका ये जीरो नहीं होता। ये यहां पर NO में याद रखना, यहां पर जो है वो इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +1 होती है, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। अब यहीं से आपका क्या आ जाता है, ब्राउन रिंग कॉन्सेप्ट का, ब्राउन रिंग का जो है वो आपका कॉन्सेप्ट का बात यहां पर होने लगती है। मैं यहीं पर आपको ब्राउन रिंग की यहां पर बातें कुछ बता दूं कि ब्राउन रिंग क्या होता है, क्योंकि NO से ही रिलेटेड है ब्राउन रिंग। जब हम FeSO4, हमारे पास FeSO4.7s2 आप जानते हैं, इसको हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, या फिर इसको मैं पानी को अगर यहां से निकाल दूं तब भी आपका क्या बचेगा, FeSO4 बचेगा। ये जब भी कांटेक्ट में आएगा NO के, या फिर NO2 के, या फिर मैं कहूंगा नाइट्रेट आयन के आपके, तब ये क्या देगा, ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए यहां पर एक चीज याद रखना, NO जो होती है वो आपकी कलरलेस होती है, NO2 आपकी ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो कई बार पूछा गया है आपसे कि ब्राउन कलर की कोई एक ऐसी गैस बताओ जो ब्राउन रिंग टेस्ट देती हो, तो वो क्या हो जाएगी, NO2। यहां पर कलरलेस गैस कौन सी होती है, NO, ये आपकी ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, और NO3 नाइट्रेट आयन भी आपका क्या देता है यहां पर, ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करता है। अब बात आती है कि जब भी इनके ये कांटेक्ट में आएगा तो बनता क्या है, जब भी ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये कंपाउंड आपका बनाते हैं Fe, ठीक है ना, H2O का होल 5NO, ये कंपाउंड आपका बनता है, प्लस बाहर ब्रैकेट के बाहर आपका आ जाता है SO4, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और आपको पता है आयरन हमेशा +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट जब होता है आपका, तो इसमें भी आयरन Fe की भी क्या होती है, आपकी +1 होती है, ड्यू टू आपका NO। तो वैसे तो आपका क्या होता है, ब्राउन रिंग में आपका क्या होता है, वैसे तो आपका ये नेचुरल है तो ये जीरो होगा, याद रखना, ये तो वैसे तो आपका जीरो होगा, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे जीरो होती है, लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट में मैं बात कर रहा हूं आपका एक्सेप्शन होता है। NO जो है वो +1 शो करता है आपका किसमें, ब्राउन रिंग टेस्ट में, केवल ब्राउन रिंग टेस्ट में ही शो करेगा। इसकी वजह से यहां पर Fe भी आपका +1 ही शो करता है, +1 शो करता है, ठीक है ना, +1 शो करता है, इसी वजह से Fe भी आपका +1 शो करता है। तो फिर से मेरी बात आई, नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जीरो होगी। अगर आपसे H2O2 O3 ये सब नेचुरल फॉर्म में अगर आपके हैं, NO नेचुरल फॉर्म में, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जीरो। लेकिन NO अगर आपका आता है, ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की जाए तो NO का ब्राउन रिंग टेस्ट के दौरान +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये चीज याद रखेंगे। आयरन की भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने आपको नीचे बता दिया कि FeH2O का होल 5NO, ये आपका फॉर्मूला होता है। और कैसे कैसे लिख कर दे देगा मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। देखो, ये आपका हो गया ब्राउन रिंग का रिलेटेड बातें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। ये आपका ब्राउन रिंग वाला है। इसको और कैसे लिख कर दे सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देगा, FeH2O का होल 5NO, ये लिख दिया, और यहां पर SO4 को हटा देगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, तो ये भी दे देगा, तो ये भी आपका ब्राउन रिंग वाला है, ठीक है ना। और कैसे लिख कर दे देगा, एक ये देखो, ये भी लिखा हुआ हो तब भी बता देना ब्राउन रिंग, ये लिखा हुआ हो तब भी बता देना ब्राउन रिंग, और अगर आपका FeSO4.NO ये भी लिख दे तब भी आप बता देना यहां पर ब्राउन रिंग टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, FeSO4.7s2O या फिर केवल FeSO4 दे दे, वो आपका NO या NO2 के कांटेक्ट में आपका आता है तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट को यहां पर देगा, ठीक है ना। NO के कांटेक्ट में आएगा NO2 के, तो और आपका नाइट्रेट आएंगे तो ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करेगा। इस चीज को आप यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ब्राउन कलर, एक चीज और याद रखना, NO2 कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए और बता दें आपको कुछ बातें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो जानते होंगे आप कि फर्स्ट ग्रुप की +1 होती है, +2 आपकी सेकेंड ग्रुप की होती है, ठीक है ना। चलो ये सारी चीजें बातें हैं। और मेटल हमेशा आपका क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होती है आपकी, लेकिन पर ऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में आपका, पर ऑक्साइड में ये -1 शो करता है, जैसे कि आपका Na2O2,
यहां पर इसकी -1 होती है और आपका KO2 में इसकी क्या होती है, माइनस का हाफ होती है। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये KO2 जो है वो आपका सुपर ऑक्साइड है और Na2O2 जो है वो आपका पर ऑक्साइड है। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं यहां पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और आपके ऑक्साइड से रिलेटेड, मेनली आपके पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। देखिए, आपके सबसे पहले ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा कि ऑक्साइड अगर पूछे जाएं, आपके ऑक्साइड हो, आपके यहां पर ऑक्साइड हो, ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड ये दोनों आपके डायामैग्नेटिक होते हैं, और जो सुपर ऑक्साइड है वो आपके पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये चीज आप याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैं रैंडमली पॉइंट उठाकर आपको दे रहा हूं, ये एस ब्लॉक में बताया जाता है तो एस ब्लॉक का पॉइंट मैंने आपको ये दे दिया। एक और पॉइंट आपको सुपर ऑक्साइड के बारे में याद रखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप याद रखोगे ही रखोगे। और क्या याद रखना है आपको, और आपको जो पॉइंट यहां पर याद रखना है वो ये है कि इनकी हाइड्रोलिसिस होने पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन अच्छा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ज्यादा बेहतर है, ऑक्साइड या आपकी पर ऑक्साइड, ठीक है ना, सॉरी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या फिर आपकी ऑक्साइड। जैसे कि मेरे पास पर ऑक्साइड कौन सी थी, Na2O2, या आपकी ये है। तो हाइड्रोलिसिस करने पर, जब इसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो आपको H2O2 मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि ये पर ऑक्साइड है। मैं आपको बस H2O2 ही दिखा रहा हूं, केवल इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है, और भी चीजें होंगी आपकी, लेकिन मैं अभी इसमें आपको बता रहा हूं। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं सुपर ऑक्साइड की, तो आपको H2O2 के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी यहां पर रिलीज होती है, नेसेंट ऑक्सीजन भी आपका निकल कर जाता है। तो यहां पर दो चीजें देखो, H2O2 भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका, यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। जबकि यहां पर हाइड्रोलिसिस करने पर केवल H2O2 मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर दो दो चीजें मिल रही है पर सुपर ऑक्साइड में, तो सुपर ऑक्साइड ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये चीज याद रखोगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें एस ब्लॉक में आपने पढ़ी होंगी। मैं आपका भी रिवीजन करवाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा भी। ये रब क्यों नहीं हो रहा है यहां से, हाँ भाई हो गया। चलो, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं जल्दबाजी में, अब देखो रिवीजन करवा रहे हैं, अब इससे ज्यादा मैं सारी चीजें मुझे कवर भी करनी है, ठीक है ना, और आपको बतानी भी है। चलो आ जाओ, अब आपको बताएं, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ये होता है, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड की बात हो गई, लेकिन O2F2 और आपका O2F2 और OF2 में देखना यहां पर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन वैसे तो आपका +1 शो करता है, लेकिन आपका फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड के साथ अगर होगा तो ये आपका क्या करेगा, यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक चीज और याद रखना, फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेरे पास LiH है, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूं तो बताइए Li+2 मिलेगा और आपका H- मिलेगा। तो यहां पर H- आ रहा है ना, एनाइन, और एनाइन कहां जाता है, एनोड पर। वैसे हर जगह आपका ये जो है H+ अगर होगा तो वो कैथोड पर जाकर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन इनके केस में हाइड्रोजन गैस आपको कहां पर मिलती है, एनोड पर मिलती है। इनके हाइड्राइड के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। आ जाइए, यहां पर बात करते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैसे तो -1 शो करते हैं, लेकिन यहां पर फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ये +1 यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पर फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है, ये चीज आप याद रखेंगे। और यही कारण है कि इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त करते हैं। आपको पता है ना कहां से, आपका H2F2, KHF2 यहां पर KHF2 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं आपका, ठीक है ना, KHF2 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तब जाकर आपको होता है। चलो इसको हम बताएंगे आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होती है तो H2F2 बनता है, तो फिर वो आपका इक्विलिब्रियम में जाता है, KOH डालने पर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हैं, चलिए बाद में ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। आपका ये सारी चीजें हो गई, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। बाकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता ही होगा। KMNO4 में आपकी Mn की पूछ ली जाएगी, क्या आएगी, तो +7 निकाल लोगे, जिसकी अननोन होती है उसको x मानकर निकाल लेते हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता ही हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना आता ही होगा, इतना तो मैं आपको उम्मीद कर ही सकता हूं। तो ये पॉइंट आपके कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, डी ब्लॉक जो होते हैं वो आपके यहाँ पर कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी डी एंड एफ ब्लॉक में समझा चुका हूं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कॉपर की कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, तो +1 वाली, +2 वाली लेस स्टेबल होती है। लेकिन अगर एक्वस फेज में पूछा जाए तो एक्वस फेज में +2 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। कई बार बता चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा एक चीज भी याद रखना, कॉपर के +1 में अगर ये +2 में अगर होगा तो दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका
बहुत ज्यादा। के आई और आपका के सी एन ये क्या करते हैं, +1 से इसको +2 में, +2 से +1 में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बगल में इनके साथ क्या निकल जाता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनता है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर ये ऑसिमम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, तो ये 3 लोग हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो आपका एमएन शो करता है। मतलब ज्यादा प्रकार की एमएन शो करेगा, और सबसे ज्यादा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा +8 आपकी इन तीनों की होती है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है ना। आ जाओ, अब आ जाते हैं यहां पर एक और पॉइंट आपका नोट में जो पॉइंट आता है, इफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब आप कहोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन मिनिमम में, तो हम बता देते हैं आपको कि अगर आपको पी ब्लॉक में किसी की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है तो बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो प्लस में कर दीजिए, ठीक है ना। जैसा कि आपका अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन आता है 5th ए ग्रुप का मेंबर है। अब 5th ए का है तो इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, +5, इसकी मैक्सिमम +5 हो जाएगी। और मिनिमम अगर पता करना हो तो आप बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन -8 कर दीजिए, मतलब 5 - 8 जब करोगे तो आ जाएगा -3, तो ये इसकी मिनिमम हो गई। समझ में आ गया ना। तो अगर मिनिमम में है तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैक्सिमम में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है, यहां पर ये देखो, ये आ गया HClO3। HClO3 में देखो क्लोरीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लेकिन अगर इसकी निकालोगे तो मैक्सिमम +7 होती है और मिनिमम -1 होती है इसकी। यहां पर क्लोरीन की मैंने जो तरीका बताया उससे निकालिएगा। तो अभी इसकी क्या है, बीच में है। अब ना तो ये मैक्सिमम में है ना मिनिमम में, ये क्या हो गया, बीच में। तो आप पूछोगे बीच वाला किसकी तरह काम करेगा, तो ये दोनों की तरह काम करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह भी काम कर सकता है। ये चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। एक क्वेश्चन है इसका जो पूछा गया था आपका, कि अगर मैं यहां पर रिएक्शन करवा दूं, यहां पर किसकी, यहां पर अगर रिएक्शन करवा दें NaOH की, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं क्लोरीन के साथ, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए एक तो आपका NaCl बनता है, प्लस आपका यहां पर बन जाएगा NaClO3, ये बन जाता है। मतलब देखो यही बन गया ना, देखो यहां पर बस H है, यहां पर H की जगह पर Na आ गया है, बात तो वही है। तो पूछा जाता है बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया, तो देखो क्लोरीन अपनी नेचुरल फॉर्म में तो यहां पर 0 होगी। अब 0 से ये यहां पर क्या चला गया, NaCl बना रहा है, तो यहां -1 हो गई, यहां +5 हो गई। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस में, जरा देख लेना, ठीक है ना। चलो बाकी सारी चीजें आपको पता ही हैं। अब कुछ स्पेशल केस हैं जो आपको इनकी निकाल कर देख लेनी है। कैरोस एसिड की जरूर देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, पर नाइट्रिक एसिड की देख लेना यहां पर, ठीक है ना, इसकी देख लेना। और ये क्रोमेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर आपको देखना जाना है। साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर, जो आपकी बटरफ्लाई लाइक होती है, ये स्ट्रक्चर इसकी होती है बटरफ्लाई। यहां पर ये 4 ऑक्सीजन -1 में होती हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड परऑक्साइड है आपकी, ठीक है ना। एक आपकी -2 में होती है, यही कारण है कि Cr की यहां पर कितनी आ जाएगी, +1, और सॉरी +6 आ जाएगी। बहुत ज्यादा आपसे पूछा गया है। अब बात आ जाती है यहां पर, कभी कभी आपसे बैलेंसिंग पूछ ली जाती है, ठीक है ना। एक और चीज जान लो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होती है जहां पर आपका क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडॉक्स होता है। मतलब यहां पर सेल्फ आपका वो हो जाता है, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक ही का आपका रिडक्शन हो रहा होता है। अब आप देख लोगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, वही आपका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी आपकी। एक आपका पूछा जाता है यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ लिया जाए क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड की
ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि आपका अमोनिया में पूछ लेंगे, N3H में आपसे पूछ लेंगे, यहां पर NH2OH में आपसे पूछ लेंगे, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की जरूर देख लीजिएगा। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इसमें आपसे पूछ लेंगे, यहां पर NO2 N2O में पूछ लेंगे, NO में पूछ लेंगे, N2O3 में। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार पूछा गया है। नाइट्रोजन के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को अरेंज करिए, जाकर प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए आपको मिलेगा। तो यहां पर आपका फिलहाल मैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं बताऊंगा, ये बहुत कॉमन चीज है, आप निकालोगे समय की बर्बादी होगी अगर मैं इस समय पर ये सारी चीजें आपको सिखाता हूं। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये बता दूं कि अगर आपका यहां पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इनमें नाइट्रोजन के कंपाउंड में निकालोगे तो यहां पर N2O5 में इसकी 5 आती है, इसकी यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर इधर से इधर चलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती जाएगी। मतलब आप यहां पर ये सारे एग्जांपल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको देख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये कहां लागू नहीं होता है, तो एक चीज याद रखना, फॉस्फोरस के केस में लागू नहीं होता, फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता, वो एक्सेप्शन आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपसे कभी कभी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी पूछेगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर ट्रिक देते हैं आपकी बैलेंस रिएक्शन को, जो वो आपका किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मैं छोटा सा जल्दी से आपको बता दे रहा हूं, मैं जो तरीके बता रहा हूं 2 तरीके आपके हैं, ठीक है ना। आप बस किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है अगर आपको, तो उसमें 2 चीजें आप ध्यान दोगे। पहला क्या ध्यान दोगे कि वहां पर किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां कहां चेंज हो रही है ये देखोगे सबसे पहले। दूसरा आप क्या देखोगे, यहां पर सबसे पहले वहां पर एटम को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ठीक है ना, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे और फिर कभी आप करोगे फिर यहां पर चार्ज को बैलेंस। ये चीजें आपकी होती है, मैं अभी आपको सीक्वेंस में आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या है। आइए मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया करो, जैसे एक क्वेश्चन है ये, इसी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास ये डिजायर्ड इक्वेशन दी हुई है, जल्दी से बता रहे हैं, एक बार में समझ लेना अच्छे से। ये डिजायर्ड इक्वेशन दी गई है, इसी को आपको बैलेंस करना है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस कहां पर आ रहे हैं। तो देखो यहां पर आपका ये +2 में दे रखा है Fe, और ये यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि +2 से +3 में जा रहा है। तो मतलब ये लिख लिया हमने, एक रिएक्शन तो हमने ये लिख ली, हमारा +2 से +3 में जाने वाला एक चीज हमको ये मिल गई, ठीक है ना। यहां पर दूसरा मतलब ये आपका क्या हो रहा है, यहां पर ये +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले रेडॉक्स को देखो कि कहां पर ऑक्सीडेशन कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन वाली मिल गई, तो आपने एक ये लिख ली रिएक्शन कि +3 की जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, सबसे पहले उसी को लिख लो। दूसरा और क्या हो रहा है, और दूसरा आपका Mn दे रखा है, यहां पर Mn की जब निकालोगे तो +7 आएगी, और ये +7 से कहां पर जा रहा है आपका +2 में, मतलब यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो दूसरा आपको ये मिल गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उनको पहले लिख लो। एक आपने Fe से Fe3 वाला लिख लिया और दे लिख लिया। जब दो ये वाला काम हो जाए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एटमों को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और सबसे बाद में आपको चार्ज को बैलेंस करना रहता है। जैसे कि पहले वाले में आ जाइए, पहले वाले में आपका इधर भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है, तो ऑलरेडी यहां पर एटम तो बैलेंस है, ठीक है ना, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वो आपकी बैलेंस है सब। तो अगर बैलेंस है तो हमें एटम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बोला कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन ना तो इस साइड है और ना ही इस साइड है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का भी यही है आपका, ना तो इस साइड है और ना इस साइड है, तो यहां पर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात आती है हमको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, ये सारी बातें चली गई। अब चार्ज को बैलेंस करो, यहां पर जो चार्ज है +2 है, यहां पर जो चार्ज है वो आपका +3 है, तो आपका इधर चार्ज ज्यादा है ना, इस साइड आपका प्रोडक्ट साइड अगर मैं बात करूं तो यहां पर +1 चार्ज ज्यादा है। तो इसको बराबर करने के लिए, इधर भी +2 इधर भी +2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक माइनस का 1 जोड़ देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने यहां पर ऐड किया तो यहां पर एक माइनस का और 3 प्लस का, क्या हो गया, +2, और इधर भी +2, तो चार्ज आपका बैलेंस हो गया। आपको यहां पर भी यही करना है, नीचे वाले में भी यही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एटमों को बैलेंस करना है। ऊपर वाली कहानी को अब ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बैलेंस हो गई सारी चीजें।
अब ऊपर वाली कहानी को छोड़कर नीचे वाले पे आ जाइए। सबसे पहले एटमों को बैलेंस करिए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हमने देखा Mn का एक इधर है एक इधर है, कोई जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने की। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर 4 है लेकिन इधर हमारी ऑक्सीजन क्या थी, देखो 0 ऑक्सीजन थी। तो हम क्या करेंगे, 4 H2O को जोड़ देंगे। जब भी आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो H2O को जोड़कर जिधर जितना करना है ऑक्सीजन उधर उतने ही ऑक्सीजन जोड़ दो, H2O जोड़ दो, ठीक है ना। तो इधर ऑक्सीजन की कमी है, इस साइड ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने पूरा करने के लिए 4 H2O जोड़ दिए। जैसे ही हमने 4 H2O जोड़े तो उसके साथ साथ फ्री में आपके हाइड्रोजन भी आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 8 हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन इधर कितनी है, इस साइड हाइड्रोजन 0 है। इसी वजह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें इस साइड क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस हम कैसे करते हैं, H+ आयन को जोड़कर H+ आयन जोड़ देते हैं। जिधर कमी होती है उतने ही उधर H+ आयन जोड़ देते हैं। तो इधर कितने H+ आयन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है 8। तो 8 H+ आयन को मैंने यहां पर जोड़ दिया। देखो 8 H+ आयन जोड़ दिए तो अब आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस, एटम सबसे पहले एटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है अब किसको बैलेंस करना है, तो नंबर 4 पर आपका आता है चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देख लेंगे। चार्ज बैलेंस करने में ही गड़बड़ आपसे होती है बस। तो यहां पर जरा देखो चार्ज को बैलेंस कैसे करोगे। यहां टोटल चार्ज देखो, तो टोटल चार्ज प्लस का 8 यहां पर आपको दिख रहा है और एक माइनस चार्ज यहां पर दिख रहा है। तो 8 और एक माइनस का, 8 प्लस का है एक माइनस का, टोटल कितना हो गया आपका 7। टोटल चार्ज कितना आ गया 7। मतलब इधर प्लस का 7 चार्ज प्रेजेंट है और इधर वाटर तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, केवल +2 चार्ज प्रेजेंट है। तो यहां पर +2 है, यहां पर +7 है। ज्यादा किधर है, इस तरफ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है। तो प्लस के 5 को खत्म करने के लिए, दोनों तरफ चार्ज बराबर करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। कितना, 5 ज्यादा है प्लस का, तो 5 माइनस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर जोड़ दिए, ठीक है ना। तो यहां पर और यहां पर दोनों तरफ आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब जैसे ही आपने 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े हैं तो देखिए ऊपर इसको काटना पड़ेगा ना। ये आपका प्रोडक्ट साइड इधर जुड़ा है और इधर सॉरी ये रिएक्टेंट साइड है और ये आपका ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। अब इसको काटने के लिए इधर वाले 5 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले 5, इन वाले इलेक्ट्रॉन से काटने के लिए हमें ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे कट गए, बाकी जो बचा उसको आप लिख दोगे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये वाली ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5Fe+2 प्लस आपका ये हो गया 8H+ और आपका ये हो जाएगा MnO4, ठीक है ना। फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5Fe+3 Mn और ये आपका 4H2O इधर आ गया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब लर्निंग ट्रिक क्या है जरा देख लो। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कहां पर आपका चेंजेस आ रहा है, मतलब कहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो उन दोनों इक्वेशन को आपको लिख लेना है। जो भी इक्वेशन है आपकी उसको 2 पार्ट में आप जोड़ दो, ठीक है ना। उसको 2 पार्ट में आप क्या कर दो, तोड़ दो। पहले 2 पार्ट में तोड़ दो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, जो भी आपका वो लिख लोगे। उसके बाद फिर आपको एक गाना गाना है। एक गाना आया था आपका, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पर, ठीक है ना। ये आपको करना है। तो आओ बोले तो AO आओ हो जाएगा। आओ बोले तो पहले एटम को बैलेंस करो, फिर आपका क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। और कभी को आप किससे लिखो, C से लिखो। कभी को आप C से लिखो, K से लिखा जाएगा लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं वही करो। आप कभी को C से लिखो और हवेली को H से लिखोगे तो H आ गया। अब मैंने C को लिखो लेकिन C को बाद में लिखो, H को पहले लिखो, ठीक है ना। अब बात आती है आपने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आपको कोई हवेली पे बुला रहा है तो आप वहां पर रुकोगे क्या, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, तुरंत हवेली पर जाओगे। तो इस वजह से पहले हवेली पर जाओगे और कभी को भूल जाओगे, कभी बाद में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इससे हो क्या गया, इससे आपको ये पता चल गया आओ कभी हवेली से कि आपको किस सीक्वेंस में आपको पूरा जो वो सारी चीजें बैलेंस करनी है। पहले एटम को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। और कभी बोले तो कभी हमने C से स्टार्ट किया है तो C से मतलब आपका चार्ज हो जाएगा, फिर लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, रेडॉक्स यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, मैं आपको ये दे दूंगा नोट्स में, तो इनको बैलेंस करके देखिएगा। रेडॉक्स में इससे ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना है।
अब मैं आपका बायोमोलिक्यूल को आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपकी यहां पर रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं पूरा बायोमोलिक्यूल रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, जो आपका मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में केवल वही मैं इस समय पर आपको दे सकता हूं, वरना बायोमोलिक्यूल 2 से 3 दिन में खत्म होता है अच्छे से अगर पढ़ाया जाता है तो। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पता होगी, ठीक है ना। आ जाइए बायोमोलिक्यूल, सबसे ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट को यहां पर देखोगे, कार्बोहाइड्रेट से आपके यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जिनमें आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो या तो हेमी एसिटल या एसिटल फॉर्म में होगा, हेमी कीटल या हेमी कीटल फॉर्म में होगा। अब आप कहोगे हेमी एसिटल एसिटल क्या होता है, देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पर अगर आप क्या डालोगे आर ओ एच, एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ये बॉन्ड यहां से कटेगा, और यहां पर एक तरफ तो आपका ये हो जाएगा ओ माइनस होगा, लेकिन बाद में ऑक्सीजन आकर लग जाए, हाइड्रोजन आकर लग जाएगा, तो दूसरी तरफ आपका ओ आर जाकर ये लग जाता है, ठीक है ना। यहां पर ये ऐसे टूटेगा ना, यहां से एच प्लस एल प्लस और आपका ये ओ माइनस, ठीक है ना, आर ओ माइनस में, तो एक पर जाकर ये लग जाएगा, तो ये हो गई आपकी हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल। हेमी एसिटल का मतलब अगर एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बनेगा, और कीटोन है तो हेमी कीटल बनेगा। अगर मैं इस पर फर्दर एक और अल्कोहल डाल दूं, कि देखो यहां पर ये भी है आपका, अभी है, तो इस पर भी एच हटकर आर आपका आ जाएगा, तो दोनों जगह अगर आपका ओ आर ये आकर लग जाए तो ये आपका क्या होता है, हेमी की, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटल या कीटल कहते हैं। अगर कोई भी शुगर आपकी एसिटल या कीटल फॉर्म में है तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाती है, और अगर आपकी वो उसमें है हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म में तो वो आपकी कैसी हो जाती है, वहां पर रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है, ठीक है ना। चलो ये सारी चीजें आपको मैं आगे भी बताऊंगा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो बताएं वो याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, स्वीटनिंग इंडेक्स, कौन सी शुगर सबसे ज्यादा आपकी होती है, मीठी होती है, स्वीट होती है, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज, उसके बाद आपका सुक्रोज, और सबसे बाद में आपका यहाँ पर ग्लूकोज आएगा। स्वीटनिंग इंडेक्स के आधार पर हम ये सारी चीजें बताते हैं। यहाँ पर स्वीटनिंग इंडेक्स सुक्रोज का 100 होता है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। अब क्वेश्चन जो बनता है आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो है वो आपका शुगर से बनता है। एक चीज याद रखना, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, ये आप बायो में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, तो मैं केवल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रहा हूं, वरना बायोमोलिक्यूल आपका बायो में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो आपकी रिड्यूस कर सकती है टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और वेनेटिक सोल्यूशन भी आपका होता है, ठीक है ना। ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसको याद रखेंगे। ऑल रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो म्यूटा रोटेशन को शो करती हैं और ओसा जोन की फॉर्मेशन करती हैं। ये ओसा जोन क्या होता है आइए बता देते हैं। ये जो है आपका, पहले तो ग्लूकोज जान लो, ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और यहां पर मैंने ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाकर रखी है। ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन का होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब इसकी आती है तो हम पायरेनोज, जो 6 कार्बन की रिंग होती है, पायरेनोज से इसको कंपेयर करते हैं, और वहां पर फ्रक्टोज को जब बनती है तो ये 5 कार्बन की हो जाती है, तो उसको हम जो है वो आपका यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको पायरेनोज से, इसको फ्यूरेनोज से, ठीक है ना। वो आगे चल के आपको हम बताते हैं कि कैसा क्या होता है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज है आपका, तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका डी प्लस एल्डोहेक्सोज होती है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में आपका ये कीटोहेक्सोज होता है आपका, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आपका होता है, ठीक है ना। तो ये डी माइनस कीटोहेक्सोज होता है। डी का मतलब होता है आपका यहाँ पर कि जो आपका सबसे दूर वाला वो है आपका, जो दूर वाला सबसे कायरल कार्बन है उस पर आपका जो है वो राइट साइड OH आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये डी हो गया। और प्लस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपका होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये यहाँ पर भी आपका वही आपका कि सबसे दूर वाले जो कायरल कार्बन है ये वाला, देखो ये सब क्या है आपके, यहाँ पर ये कायरल कार्बन आपके होते हैं, इसमें ये सब क्या है आपके कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो सबसे दूर वाला जो फंक्शनल ग्रुप के सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, ये वाला जो कायरल कार्बन है आपका, इस पर आपका सेकंड मोस्ट वाले पे ये चीज याद रखना, आपके फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले सेकंड मोस्ट कार्बन पर आपका, वैसे आपको इन चक्करों में भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा अगर इन सब चक्करों में पढ़ोगे, वरना ऐसे ही याद रखो कि ये डी प्लस एल्डोहेक्सोज होती है और डी माइनस कीटोहेक्सोज आपका फ्रक्टोज होता है नेचुरल में आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके 16 इनैंशोमर आपके बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कायरल कार्बन आपके होते हैं, तो 2 की पावर 4 जब करते हो आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इनैंशोमर इसके आते हैं। यहाँ पर 3 हैं आपके, तो 2 की पावर 3 जब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये करोगे तो आपका ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 8 इनैंशियोमर आते हैं। मैं डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं समझा नहीं रहा हूं यहाँ पर। ये चीज याद रखना, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फास्ट रिवीजन। और फास्ट का मतलब फास्ट ही होता है, ये यहाँ पर मैं बैठ के अब ज्यादा समझा नहीं सकता, डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं आपसे, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनैंशियोमर ऑफ, आपसे ये पूछा जाता है डी प्लस एल्डो एक्सोस का इनैंशियोमर क्या होता है, तो आप क्या करिए, जस्ट उल्टा उसका कर दीजिए। जिसका भी इनैंशियोमर पूछा जाए उसका उल्टा कर दो। ये डी का एल कर दो, प्लस का माइनस कर दो, और एल्डो हेक्सोज लिख दो यहां पर। अब ये मत कर देना एल्डो को कीटो कर दो, ठीक है ना। तो इतना मत करना, फंक्शनल ग्रुप वही रहता है। अगर आपसे इनैंशियोमर पूछा जाए डी प्लस एल्डो हेक्सोज का, तो आप एल माइनस एल्डो हेक्सोज कर दोगे। इनैंशियोमर अगर आपसे पूछा जाए यहां पर किसका, डी माइनस कीटो हेक्सोज का, यानी कि आपका फ्रक्टोज वाले का, तो आप उसको एल कर दो डी को, और यहां पर प्लस को माइनस को प्लस कर देना, और बाकी कीटो हेक्सोज रहेगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो आपके फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। इपीमर से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इपीमर क्या होते हैं, डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, बस ग्लूकोज के इपीमर क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, उस कार्बन के अराउंड छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन में आपका जो है वो, अगर आपकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। यहां पर जरा देखो, आपको पता है प्रत्येक कार्बन की, यहां पर ये जो कायरल कार्बन है, यहां पर प्रत्येक कार्बन के इधर H आपको दिख रहा होगा, इधर OH। अगर ये पलट दिया जाए, मतलब जिधर हाइड्रोजन है उधर OH कर दें, और जिधर H था उधर OH आ गया, तो और जिधर OH था उधर H आ जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन को हमने पलट दिया ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को पलटने पर आपका क्या बनता है, इपीमर बनता है। तो ग्लूकोज में कहां कहां चेंज करने पर, तो देखिए ग्लूकोज के कौन कौन से इपीमर होते हैं, तो गेम से आपको याद रखना है। गेम में आपका सबसे पहले जी आता है, ग्लूकोज का इपीमर जी बोले तो गैलेक्टोज इपीमर है, एलोज भी इपीमर है, और मैनोज भी आपका इपीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन किस कार्बन के अराउंड चेंज होती है ये याद रखेंगे, तो ग्लाइकोज जहां पर ऊपर से याद रखेंगे, मैनोज में दूसरे पर होती है, और एलोज में तीसरे कार्बन पर, और यहां पर गैलेक्टोज में आपके चौथे कार्बन पर आपकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाता है। मतलब जिधर H है उधर OH कर दो, पलट दो उसको, ठीक है ना, समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, तो गेम याद रखेंगे। गेम में गैलेक्टोज और ये एलोज और ये आपका मैनोज आ गया, ऊपर से 2 3 4 ये आपका सीक्वेंस बनाकर रखा है, उसको याद रखेंगे। और ई बोले तो इपीमर होते हैं किसके, ग्लूकोज के, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब आपका मैं बताता हूं आपको कि ओसा जोन की फॉर्मेशन क्या होती है। ये आपका जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्राजीन से करवाते हैं, हाइड्राजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन में को हटाकर नाइट्रोजन से मैं यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो ये हो जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। जब इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाते हो तो फिनाइल हाइड्राजीन जो है आपकी वो 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के आपके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 3 मोल आपके क्या करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन के जो है वो आपके रिएक्ट करते हैं, तब जाकर आपकी ओसा जोन बनती है। होता क्या है कि जब पहला मोल यहां पर आता है तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करता है फिनाइल हाइड्रोजन का, और यहां से आपका क्या बनेगा। देखिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूरी चीजें क्या बनती है, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन भी आपको दिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट है ज्यादा। देखिए जब ग्लूकोज की, ये आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो पहला आपका ग्लूकोसा जोन बनता है, प्लस आपका एनिलीन और अमोनिया बनती है। ये ग्लूकोसा जोन जो होता है वो आपका येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसे बनता है आइए हम आपको बताते हैं ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। तो आपका पहला जो सबसे पहला मोल जो अब आपका आता है फिनाइल हाइड्रोजन का, वो क्या करता है, यहां पर अटैक करता है ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है ना। ग्लूकोज के ऊपर जब आकर अटैक करेगा तो यहां से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकल जाता है। जैसे यहां से ये निकलेगा H2O के रूप में, H2O यहां से निकलता है, ये जो नाइट्रोजन है इस CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। देखिए यहां पर ये पूरा आकर जुड़ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ये बनता है फिर दूसरा मोल आता है आपका फिनाइल हाइड्रोजन का, और वो क्या करता है, ये वाला तो चला गया ऑक्सीजन, फिर ये बगल वाला, ये जो CHO के बगल वाला ये वाला है, इस पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है इससे रिएक्ट करता है। इससे रिएक्ट करेगा तो यहां से 2 हाइड्रोजन यहां से निकलते हैं, यहां से CHOH से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, और यहां पर इसका ब्रेकिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, जब एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो ये बना लेगा आपका अमोनिया, एक हाइड्रोजन जब इसको मिलेगा तो ये बना लेगा आपका क्या, एनिलीन, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद यहां पर जरा देखिएगा बचेगा क्या, क्या मैं ये कह सकता हूं जैसे ही मैंने ये आपका CHOH था, 2 हाइड्रोजन जब आप निकाल दोगे तो ये क्या बच जाएगा, यहां पर
सी डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना, मतलब फिर से आपका कार्बोनिल ग्रुप बन गया। और कार्बोनिल ग्रुप के साथ कैसे ये करता है रिएक्ट, आपको पता ही है, वाटर को निकालने के बाद। तो जैसे ही आपका ये निकला तो देखो वापस से ये वाला कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड O यहां पर आ जाएगा, तो तीसरा मोल आकर अब क्या करेगा, फिर से यहां पर H2O को निकाल देगा। जैसे यहां से H2O को आपका निकालेगा, जैसे ही आपका ये H2O को निकालेगा तब आपका क्या बन जाएगा, फिर से यहां पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर ये गड़बड़ है, जैसे ये H2O को निकालेगा तो आकर ये जुड़ जाएगा आपका, ये यहां पर जुड़ जाएगा आपका। यहां पर ये बन नहीं रहा है, ये तो साफ भी नहीं हो रहा है, रुको मैं यहीं पर बना दे रहा हूं, आप समझ गए होगे। ये जाकर अब जुड़ जाएगा यहां पर, ये नाइट्रोजन और ये आपका N, ये हो जाएगा H और ये आपका पीएच, ये आपका बन गया ग्लूकोसाजोन और आपका येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है, ये आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे 3 मोल पहले जाकर पहले कार्बोनिल कंपाउंड पर, फिर दूसरे मोल ने CHOH से हाइड्रोजन को निकाला, फिर यहां पर तीसरे मोल ने जो कार्बोनिल ग्रुप बना उससे भी जाकर वाटर को निकाला, और फिर ये बनकर तैयार हो गया आपका ग्लूकोसाजोन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। जहां पर देखो कितने दो ही कार्बन का यहां पर खेल हो रहा है, या तो आपका पहले कार्बन जो आपका क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन था, उसके बाद दूसरा वाला कार्बन जो उसके बगल वाला कार्बन था। अगर इन्हीं दो कार्बन के अराउंड अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है बस, तो आपका सेम टाइप की जो है वो आपका बनता है, ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। ये चीज याद रखोगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर कहां पर होता है, केवल पहले और दूसरे कार्बन पे ही तो होता है भाई। ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है और यहां पर दूसरे कार्बन में फ्रक्टोज में आपका C डबल बॉन्ड O हो जाता है आपका, पहले दूसरे कार्बन में अंतर होता है। और मैनोज में भी अभी मैंने आपको बताया था इपीमर है ये ग्लूकोज का, इसमें भी दूसरे कार्बन के अराउंड ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो अगर इन्हीं दो मतलब जो आपका पहले दूसरे कार्बन में ही अंतर है, ऐसे शुगर जिनकी पहले दूसरे कार्बन में ही अंतर है, तो वो सेम प्रकार की ओसाजोन की फॉर्मेशन करती हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के बाद अब आपका बात करते हैं यहां पर किसकी, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज आपका ये है, और इस पर अगर मैं LiLH4 डाल दूं या NaHG डाल दूं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जितना भी आपका यहां पर वो है जो आपका होता है, ये जो आपका है, ये आपका जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये किसमें चला जाएगा, ये LiLH4 जो है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो ये OH ग्रुप आपका बना लेता है। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर आपको पता है कि जितने आपके OH ग्रुप होते हैं, रेड फॉस्फोरस एसाइड डाल देंगे तो वो क्या करेगा, सबको हटा देगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ये हो जाएगा, सबको रिड्यूस कर देगा, आपका एल्केन बना देगा। ये एल्केन में आप पढ़ चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर इसके ऊपर क्या है आपका, ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, कंस की तरह काम करेगा, तो एसिड क्लोराइड अगर डालोगे तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। मैंने ये सारी रिएक्शन करवा चुकी हैं जल्दबाजी में, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप यहां पर PCl5 डाल देते हो तो जहां जहां OH वहां वहां Cl जाकर लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो करके देखिएगा। ठीक है ना, अब यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 सिर्फ रिएजेंट और ब्रेडीज रिएजेंट, ये चीजें याद रखेंगे। कभी कभी इसके आपका ब्रेडी रिएजेंट का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, क्या होता है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये चीज याद रखेंगे। DNPB इसको बोला जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और ये सारी चीजें उसके साथ रिएक्ट करती हैं ओपन चेन के। तो आपका इसी से हम यहां पर पूछ लेते हैं, मतलब पता चल जाता है हमको ये साइक्लिक होगा यहां पर, या फिर आपका ये वो होगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, ओपन चेन और साइक्लिक में अंतर इससे पता चलता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। इस तरीके से अगर दे दिया जाए आपका, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा नहीं करेगा, आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, आप बस रिड्यूसिंग शुगर देख लीजिए। अगर रिड्यूसिंग शुगर होगा तो म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, ओसाजोन भी आपका बनाएगा। ठीक है ना, और अगर नॉन रिड्यूसिंग होगा तो ना तो ओसाजोन बनाएगा और ना ही म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अब बात आती है कि कैसे चेक करें कि ये रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये होगा तो ये रिड्यूसिंग आपका हो जाएगा। अगर आपका ये होगा एनोमेरिक कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर अगर आपका ये दोनों ग्रुप लगे हुए होंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक में तो आप देखकर नहीं बता सकते, ऐसे ओपन चेन होता तो बता सकते थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करें, तो आप रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को देखने के लिए जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको देखना। जो आपका एनोमेरिक कार्बन, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है, ये वाला कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। उस कार्बन से रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए,
एनोमेरिक कार्बन पे एक तरफ OH ग्रुप लगा होना चाहिए, दूसरी तरफ OR लगा होना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन और एक हाथ उसका रिंग में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें फॉलो करेगा तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, अन्यथा वो रिड्यूसिंग नहीं होगा। और अगर रिड्यूसिंग हो जाएगा तो म्यूटा रोटेशन और ओसा जोन बनाएगा। अब यहां पर जरा देखिए, ये वाला कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है, इसके इस कार्बन पर क्या है, ये रिड्यूसिंग है या नहीं है, जरा देखिएगा। ये आपका यहां पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो ये तो आपका हो जाएगा OR ग्रुप, ठीक है, OR होना चाहिए, सही है। कह रहा है कि दूसरा आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इस वाले से देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो कंडीशन फॉलो कर दी। एक हाथ रिंग में होना चाहिए, चलो एक हाथ ये वाला हमारा रिंग में चला गया, और दूसरी तरफ OH लगा हुआ होना चाहिए, ये वाला OH, तो रिड्यूसिंग होगा। यहां OH नहीं, यहां पर OCH3 लगा हुआ है, तो क्या ये रिड्यूसिंग हो जाएगा? OH होता तो रिड्यूसिंग होता, OH नहीं है तो रिड्यूसिंग नहीं होगा, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग होगा। अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है तो आप बताइए ओसा जोन बनाएगा? नहीं। क्या म्यूटा रोटेशन शो करेगा? नहीं करेगा। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, कई बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार क्वेश्चन के थ्रू मैं एक चीज और आपको समझा दूं। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म सुक्रोज, इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड सुक्रोज को फॉर्म करेगा। मतलब आपको पता है सुक्रोज किसका होता है, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से आपका सुक्रोज बनता है। और आपको पता है ग्लूकोज अल्फा होता है, बीटा ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज आपका क्या होता है, बीटा अल्फा, इस तरीके से आपके होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं क्या होगा, कैसे बनता है। तो यहां पर यही पूछा है आपका कि अल्फा डी जो है वो आपका गैलेक्टोज पायरेनोज आएगा या अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज आएगा। तो ये कैसे आप पहचानोगे, यहाँ सुक्रोज ही नहीं, यहाँ पर आपका मैनोज माल्टोज लिख कर दे देगा, लैक्टोज लिख कर दे देगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें लिख कर दे देगा, और आपसे सेलुलोज लिख कर दे देगा, पूछ लेगा बताइए किस किस से मिलकर बना है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। चार जो है वो डाइसैकेराइड आपको याद रखनी है, माल्टोज, सेलोबाइलोज, सुक्रोज और आपका लैक्टोज, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, आपका ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके होते हैं। सेलोबाइलोज में भी है, सेलोबायोज में आपके कहते होते हैं, दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और गैलेक्टोज जो लैक्टोज होता है वो गैलेक्टोज प्लस आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या होता है, दो ग्लूकोज की यूनिट है आपकी माल्टोज में, तो अब क्या होगा, देखिए हमेशा पहले वाला जो होगा, एक यूनिट जो होगा, एक यूनिट हमेशा अल्फा वाला होगा, और दूसरा वाला ग्लूकोज जो है वो बीटा भी हो सकता है और अल्फा भी हो सकता है। दो ग्लूकोज आकर जुड़ रहे हैं ना, दो ग्लूकोज आकर जुड़ेंगे तब जाकर आपका यहां पर माल्टोज बनता है, डाइसैकेराइड है। तो पहला वाला एक ग्लूकोज जो होगा वो पक्का आपका अल्फा वाला होगा, तो यहां पर आप लिख लीजिए अल्फा। और जो अल्फा वाला ग्लूकोज लोगे आप, उसका हमेशा पहला कार्बन यूज करोगे, ठीक है ना। और दूसरा वाला अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा कुछ भी आपका हो सकता है। तो जो बीटा वाला होगा या जो दूसरा वाला यूनिट होगा, उसका हमेशा चौथा कार्बन यहां पर यूज करोगे। मतलब अगर माल्टोज पूछा जाए कि माल्टोज क्या है, तो माल्टोज आपका अल्फा 1,4 है। अब ये जो 4 वाला कार्बन है वो अल्फा वाले का भी हो सकता है, बीटा वाले का भी हो सकता है, दूसरी यूनिट अल्फा बीटा में तो कुछ भी हो सकती है आपकी, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर यहां पर पूछा जाए माल्टोज किससे मिलकर बना है, तो अल्फा डी, पहला वाला अल्फा, एक अल्फा जरूर होगा ग्लूकोज का, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अच्छा, यहां पर आ जाओ सेलोबाइलोज में। सेलोबाइलोज में क्या होता है आपका, यहां पर आपका ये हो जाता है, अल्फा बीटा आपका है यहां पर आपका, यहां पर भी आपका यही होता है, ठीक है ना। यहां पर भी आपका पहला वाला जो हो जाएगा वो, देखिए ऊपर वाले में पहला वाला यूनिट क्या था, अल्फा, और यहां पर भी दो ग्लूकोज हैं, लेकिन यहां पर पहला वाला यूनिट क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। पहला वाला यूनिट बीटा हो जाएगा, दूसरा वाला यहां पर भी अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखना है, एक बीटा जरूर होना चाहिए, दूसरा अल्फा बीटा कुछ भी हो। जो बीटा वाला आप ले रहे हो उसका क्या हो जाएगा, पहला कार्बन यूज होता है, और दूसरी वाली यूनिट का चौथा, या आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा 1,4, इसको आप क्या बोल सकते हो, बीटा 1,4। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज में देखिए जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज यूज होता है, और फ्रक्टोज आपका बीटा होगा, ये चीज याद रखिएगा। फ्रक्टोज में सेकंड वाला कार्बन यूज होता है, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पर, तो इसका फ्रक्टोज का आपका सेकंड वाला, ठीक है ना। और यहां पर आपका जो आपका ग्लूकोज ले रहे हो इसमें सुक्रोज में, उसका फर्स्ट वाला कार्बन यूज होता है। अब ये समझ में आना चाहिए आपका, भाई कौन सा कार्बन फर्स्ट होता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में, और सेकंड कार्बन कौन सा है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में, ये आईयूपीएसी से आपको पता होना चाहिए, इतना मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो यहां पर ये कैसे हो जाएगा आपका, अल्फा 1,2 हो जाएगा,
ये आपका बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बन रहा होगा यहाँ पर, अल्फा 1,2, यानी कि पहली ग्लूकोज की यूनिट का अल्फा वाला ग्लूकोज, उसका पहला वाला कार्बन अपने अंदर से पानी निकलवाएगा, वो दूसरा वाला जो फ्रक्टोज है वो आकर रिएक्ट करेगा दूसरे वाले कार्बन की तरफ से, तब जाकर दो यूनिट आपस में जुड़ेंगी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तब जाकर सुक्रोज आपका बनेगा। ये बहुत कॉमन चीजें हैं। और लैक्टोज में आपका बीटा वाला होता है गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, और अल्फा या बीटा आपका ग्लूकोज होता है। तो ये चीज याद रखोगे। मतलब यहां से आपका क्या समझ में आया, यहां से आपको ये समझ में आया, आप ऐसे सीक्वेंस में लिख लीजिए और फिर कर लीजिएगा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। हमेशा पहली यूनिट का पहला वाला कार्बन यूज होगा और दूसरी वाली यूनिट का यहां पर 3 में चौथा कार्बन होगा, फ्रक्टोज में बस दूसरा कार्बन यूज होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहां पर जो लिंकेज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अल्फा 1,4 हो जाएगा, यहां पर बीटा 1,4 हो जाएगा, यहां पर आपका अल्फा 1,2 हो जाएगा, यहां पर आपका अल्फा क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। तो चलिए ये सारी बातें आपकी हो गई। अब आपको स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन खुद से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसको। जो भी आपको नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, या जो भी टॉपिक पर अभी आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।